हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों हमने एक खबर सुनी जहां पर हमें पता चला कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। उसके बाद कई सारे देशों ने उनके सम्मान में शोक व्यक्त किया और अपने देशों के अंतर्गत उनको सम्मान भी दिया और कई देशों ने अपने राष्ट्रध्वजों को झुकाया। तो एक बड़ी बात होती है कि एक लंबे समय तक शासन करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति, उसका निधन हो जाए। और ब्रिटेन चूंकि एक पहले के समय से ही औपनिवेशिक महाशक्ति रहा है, ऐसे में ब्रिटेन का साम्राज्य कई सारे देशों तक फैला था और कई सारे देश ब्रिटेन के उपनिवेश बने हुए थे, जो कि आज के समय में कई सारे आज़ाद हो गए हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ब्रिटेन का जो साम्राज्य पहले हमें दिखाई देता था, अगर आज वो वैसा नहीं है तो उसका कुछ बदला हुआ सा स्वरूप मौजूद दिखाई देता है। हालांकि उस स्वरूप में कितना परिवर्तन है ये तो हम देख करके ही, जान करके ही पता कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है कॉमनवेल्थ देशों की, या फिर उसे हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। तो इस समूह में ब्रिटेन की महारानी के न रहने के बाद अब किस तरह की गतिविधियां होगी या आने वाले समय में इसका नया अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वह है महारानी एलिजाबेथ के बाद अब राष्ट्रमंडल देशों का क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा का बेसिक सवाल दरअसल इस सेंस में ही है कि अब उसका अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, उसका अतीत किस तरह से रहा और उसका भविष्य किस तरह से आने वाले समय में हम देख सकते हैं। तो खबर क्या आई थी, इससे आज के टॉपिक को शुरू करें। द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड पोस्ट क्वीन एलिजाबेथ फ्यूचर। तो क्या था इसका इतिहास, क्या है इसका वर्तमान और क्या होगा इसका भविष्य, कौन इसका अध्यक्ष बनेगा और बेसिकली ये है क्या, संस्था किस तरह से कार्य करती है, इसका भी आपको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें जो डिस्कशन के पॉइंट रहने वाले हैं उसमें राष्ट्रमंडल के बारे में जानेंगे, फिर राष्ट्रमंडल देशों को देखेंगे, राष्ट्रमंडल का क्या इतिहास रहा जिसे हम कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं, एलिजाबेथ और राष्ट्रमंडल के बीच में कितना लंबा संबंध रहा या फिर किस तरह से एलिजाबेथ का इस राष्ट्रमंडल के देशों के साथ सहयोग रहा। राष्ट्रमंडल छोड़ने की जब बात आती है तो राष्ट्रमंडल में किस तरह के देश शामिल हैं और राष्ट्रमंडल में जो छोड़ना है तो किसको छोड़ने की बात की जा रही है, राष्ट्रमंडल क्षेत्र को कैसे छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक शब्द का जिक्र और आएगा, राष्ट्रमंडल क्षेत्र का, उसको भी जान लेंगे। और एक और सवाल कि इसका नया अध्यक्ष कौन बनेगा या कौन बना है, और प्रीलिम्स के लिए एक सवाल रहेगा, एक सवाल मेंस के लिए भी रहेगा, ताकि राष्ट्रमंडल से जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके परीक्षा में आपके सामने आता है तो आप उसका उत्तर देने की स्थिति में आ सकें। क्योंकि भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों से ही ये सेक्शन आप जोड़ करके देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। पहले देखें कि राष्ट्रमंडल आखिर है क्या। इसको सामान्य भाषा में राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कह दिया जाता है और वैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या फिर राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें वर्तमान में 56 देश शामिल हैं। कितने देश? 56 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं और 56 स्वतंत्र देश इसमें शामिल हैं। इनमें जो देश आते हैं वो आते हैं अफ्रीका से, एशिया से, अमेरिका से, यूरोप से और प्रशांत क्षेत्र से। बहुत सारे देश इसमें शामिल, अभी हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। अब एक और शब्द ये भी आता है कि जो इसमें 42 विश्व के छोटे देश हैं उसमें से 32 छोटे देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए हुए हैं। और ये इतने छोटे देश है कि यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 1.5 मिलियन या उससे भी कम है। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व करता है कॉमनवेल्थ, इसमें लगभग 2.5 बिलियन लोग या हम कहें नागरिक इन देशों के इसका हिस्सा बनते हैं। इन 2.5 बिलियंस में भी 60% ऐसे हैं जो 29 साल या उससे कम उम्र के हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस नंबर में, इस संख्या में बहुत बड़ा हिस्सा भारत जैसे देश का भी शामिल है। तो इसका पर्पस क्या है, इसका लक्ष्य क्या है आज के समय में, जो लिखा गया है इसकी वेबसाइट पर बताते हैं, विकास, लोकतंत्र और शांति जैसे लक्ष्यों को साझा करना। इसके अलावा राष्ट्रमंडल की अगर हम जड़ों को देखें तो हमें ब्रिटिश साम्राज्य से दिखाई देती हैं, लेकिन आधुनिक समय तक आते आते इसमें ठीक ठाक बदलाव भी हो गया है। इसके अलावा आज कोई भी देश आधुनिक राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकता है। मतलब पहले ऐसा देखा गया था कि लगभग वही देश इसमें शामिल थे जो ब्रिटेन की कभी कॉलोनी रहे थे या हम कहें यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आते थे, लेकिन आज ऐसा कहा गया है कि कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। तो ये स्थिति कब बनी, क्या इसका इतिहास रहा, जानेंगे। अफ्रीका से अगर हम देखें कौन कौन से देश आते हैं तो उन देशों की सूची यहाँ पर दी गई है, नाम दिए हैं, जैसे बोत्सवाना, कैमरून, गैबोन, गाम्बिया, यहाँ घाना, केनिया, किंगडम ऑफ इस्वातिनी, लेसोथो, मलावी,
मॉरिशस और बहुत सारे नाम। ठीक, तो इसमें से दो नाम महत्वपूर्ण है, एक है गैबोन और दूसरा है टोगो। गैबोन और टोगो ने हाल ही में इसकी सदस्यता ग्रहण की थी, और कब ग्रहण की थी? इसी साल 2022 में। तो अगर एक सवाल यहां से निकले कि 2022 में किन दो देशों ने इसकी सदस्यता हासिल की थी, तो गैबोन और टोगो ने। बाकी के देश कोई नाम यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा एशिया से अगर हम देखें तो भारत सबसे प्रमुख देश है, क्योंकि भारत हमारा देश ही है इसलिए हम उसका नाम लेंगे, क्योंकि भारत इसका सदस्य है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत इसकी सदस्यता रखता है या नहीं। इसके अलावा पड़ोसियों की भी बात कर ले तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर और ब्रुनेई एशिया के अंतर्गत इसमें शामिल है। यूरोप के देशों में देखें तो यूरोप में भी साइप्रस, माल्टा और यूनाइटेड किंगडम ये भी इसमें आता है। इसके अलावा करेबियाई क्षेत्र और अमेरिका से कौन कौन आते हैं? एंटीगुआ और बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, कनाडा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, जमैका, सेंट लूसिया, मतलब कई सारे नाम हैं। एक एक करके तो याद करना इतना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन आप एशिया वाले देशों को विशेष रूप से याद रखिए, यूरोप के देशों को याद रखिए। ठीक, इसके अलावा पैसिफिक में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरिबाती, नाउरो, न्यूजीलैंड, मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पीछे हमने देखा कनाडा महत्वपूर्ण है। ठीक, तुवालू, टोंगा, सोलोमन आइलैंड, समोआ, पापुआ न्यू गिनी और वानुआतू कुछ प्रमुख देश हैं जो इसमें आते हैं। टोटल 56 देश है। अब इसी राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक शब्द आएगा राष्ट्रमंडल क्षेत्र का, यानी कॉमनवेल्थ रियल्म। तो कॉमनवेल्थ क्षेत्र में या फिर हम कहें राष्ट्रमंडल क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें यूके के साथ 14 और देश शामिल हैं। तो राष्ट्रमंडल क्षेत्र का यहाँ पर मतलब हुआ एक ऐसा क्षेत्र, यानी इसमें जो जो देश शामिल हैं, यहाँ का जो राज्य का प्रमुख है वो कौन होगा? वो होगा ब्रिटेन का एक तरीके से सम्राट या साम्राज्ञी, जो भी वहाँ का ताज उसको एक तरीके से कहते हैं, ब्रिटेन क्राउन, यानी वहाँ पर राजा हो या रानी हो, वो इन देशों का राज्य प्रमुख कहलाएगा। इस बात को याद रखिए। इसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। तो इन देशों में प्रमुख रूप से संवैधानिक राजतंत्र लागू है। कई देशों के संविधान में लिखा गया है, कई देशों के अंतर्गत कानून द्वारा लागू है। ठीक, कौन कौन से देश हैं? यूके तो है ही, एंटीगुआ और बारबुडा ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज कनाडा, ग्रेनाडा जमैका न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, इसके अलावा सोलोमन द्वीप और तुवालू। ये उन 14 देशों के नाम हैं जहां पर ब्रिटेन का राजा इनका संवैधानिक प्रमुख होता है, या हम कहें राज्य का प्रमुख होता है। ठीक, और यूके तो है ही। तब बाकी के बचे 41 देश। 41 में से 36 जो देश हैं वो गणराज्य हैं। गणराज्य का मतलब क्या हुआ? जो देश का प्रमुख होगा वो एक तरीके से जनता द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक, तो भारत को हम कहते ही हैं, भारत का जो गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन आप ब्रिटेन जैसे देशों में देखेंगे तो वहां पर राजा है। ठीक, संवैधानिक राजतंत्र है। तो ब्रिटेन के अलावा उन 14 देशों के नाम देख लीजिए जहां पर ब्रिटेन का ही राजा उनका भी संवैधानिक प्रमुख है। भारत में हम इसको गणराज्य कहते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव है भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन एक तरीके से कहा जाता है कि वो जनता द्वारा ही चुना गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। बाकी के जो 5 देश हैं उनके खुद के अपने सम्राट हैं। तो ब्रुनेई, लेसोथो, मलेशिया, इस्वातिनी और टोंगा ऐसे देश हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य भी हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन का जो सम्राट है वो सम्राट नहीं कहलाता, या फिर राज्य का प्रमुख नहीं कहलाता। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल देशों की जो विशेषता है राष्ट्रमंडल पूरे कॉमनवेल्थ की, वो क्या है? पहला तो इसकी एक प्रमुख विशेषता जो एक दूसरे को जोड़े रखती है वो है राष्ट्रमंडल खेल, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हमेशा आयोजित होते हैं। बहुखेल यानी मल्टीपल स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, हर 4 साल में आयोजन किया जाता है, और भारत ने इसका 2010 में भारत ने भी मेजबानी की थी, और 2022 का जो गेम है वो कहाँ हुआ है? बिर्मिंघम में, यानी ब्रिटेन में ही। इसके अलावा जो उसके कार्य है वो अंतर सरकारी सहयोग भी है, जो बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं। ज़्यादातर जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, वो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ही सुन पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका एक कार्य केवल कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन करना है, बाकी और भी तरह के काम हैं, जैसे अंतर सरकारी सहयोग, एक दूसरे देशों को सहयोग देना। ठीक, इसके अलावा फिर चलते हैं इसके इतिहास पर।
कि आज जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, क्या शुरुआत से ही ये ऐसा ही था? तो हमें दिखाई देगा 1857 की सबसे पहले क्रांति, इससे शुरुआत करें भारत के अंतर्गत। 1857 की क्रांति का मतलब था कि एक लंबे ब्रिटिश इतिहास के बाद भारत के अंतर्गत अगर हम शुरू करें तो भारत की जो जनता थी उसने विद्रोह शुरू कर दिया था। भारत की जो हम कहें रियासतें थी वहां पर विद्रोह शुरू हो गया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, या हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो धीरे धीरे जो सत्ता का हस्तांतरण है भारत में भी आगे चल करके फिर ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। जब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास आई तो केवल भारत ही उन देशों में शामिल नहीं था जो अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहता था। कई सारे और देश जो ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके थे वो भी अपने आप को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे। यहाँ पर एक नाम आएगा कनाडा का। तो कनाडा में भी 1867 के आसपास ये मांग शुरू हो गई थी और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों से उन्होंने अपनी बात या अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी कि उनको एक तरह से स्वशासन की आवश्यकता है और अब उनको स्वशासन दे दिया जाए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि जो निर्णय है वो खुद लेने का अधिकार हो, लेकिन जो नीतियां हैं नीतियों का अप्रूवमेंट एक तरीके से विवेकाधीन शक्ति होगी सम्राट के पास कि कुछ नीतियों पर वो वीटो कर सके। ठीक, तो ये व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई। आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने भी ऐसी मांग रखी और इनको भी डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया। ठीक, भारत ने यहाँ पर जो मांग रखी थी, अगर हम इसके बाद आगे चल करके वर्षों में देखें तो भारत ने डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर के पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी थी। शुरुआत में कई सारे नेता भारत के अंतर्गत कह रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस या स्वशासन दे दिया जाए, लेकिन फिर हमने मांग की पूर्ण स्वराज की। लेकिन जब बहरहाल हम आज़ाद हुए उसके बाद ही हमें पूर्ण आज़ादी मिल सकी और फिर हम कॉमनवेल्थ में शामिल होते हैं। लेकिन इस बीच 1926 में एक शाही सम्मेलन होता है जहां पर कई सारे देशों को बुलाया जाता है, उसमें भारत के भी प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के और भी कुछ देशों के प्रतिनिधि आते हैं। तो वो एटलीस्ट इस बात पर सहमत होते हैं कि ब्रिटेन के अलावा जो बाकी के देश हैं वो भी लगभग उनके समान ही अपनी स्थिति को रखते हैं। वे ब्रिटेन के अंतर्गत अपने आप को रखेंगे, लेकिन जो उनके निर्णय होंगे वो स्वतंत्र रूप से रहेंगे, यानी जैसा ब्रिटेन है वैसे ही वो रहेंगे, लेकिन जो सम्राट की भूमिका ब्रिटेन में है वो उन देशों में भी बनी रहेगी, उसकी स्वीकारता वो रखते हैं। तो फिर इस शाही सम्मेलन के बाद 1931 में वेस्टमिंस्टर की संधि होती है और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की स्थापना होती है, जिसे हम कॉमनवेल्थ कह रहे हैं। इसकी शुरुआत दरअसल किसने की थी? महारानी विक्टोरिया ने ही की थी और उपनिवेशों पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों के तौर पर की गई थी। लेकिन आधुनिक विश्व तक आते आते जब देश आज़ाद होना शुरू हो गए तब इसके स्ट्रक्चर में काफ़ी फिर बदलाव आया और फिर होता है आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाता है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के लिए ऑफर आता है। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी वहां जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहां जाकर ये मांग रखी कि वो ब्रिटिश के राजा या रानी को अपने देश का प्रमुख ना मानते हुए देश को गणराज्य के रूप में स्थापित करवाना चाहते हैं और अगर इस स्थिति में कॉमनवेल्थ के जो सदस्य देश हैं भारत को सदस्य बनाना चाहते हैं तो भारत तैयार है। फिर ऐसा ही हुआ और गणतंत्र और अन्य देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनने लगे। 1949 में लंदन घोषणा पत्र को अपनाया जाता है और फिर भारत के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका को भी सदस्यता मिल जाती है और ये गणराज्य बने रहते हैं। भारत की बात करें और इनको ये मजबूरी नहीं रहती कि फिर ब्रिटेन के राजा या रानी को ही देश का राष्ट्र का प्रमुख बनाया जाए। किंग जॉर्ज 6 राष्ट्रमंडल के पहले प्रमुख बनते हैं, इस बात को भी याद रखिए। और किंग जॉर्ज 6 की मृत्यु के बाद फिर जो दूसरी प्रमुख होती हैं वो होती हैं एलिजाबेथ द्वितीय, और एक बहुत लंबा शासन उनके दौर में फिर राष्ट्रमंडल का एक तरीके से निकलता है और उनका जो शासन था बहुत लंबा बीतता है, जानते हैं आप लोग। तो किंग जॉर्ज 6 जो है पहले प्रमुख थे और दूसरी कौन थी? एलिजाबेथ सेकेंड, जिनकी मृत्यु हुई। फिर 1965 में राष्ट्रमंडल के सचिवालय का गठन होता है, ठीक, और फिर सचिवालय अंतर सरकारी स्थितियों को जो भी प्रमुख रूपरेखा होती है उसको बनाने का कार्य करता है। आज के समय में अगर हम बात करें कि इसका जो अध्यक्ष है राष्ट्रमंडल देशों का, तो क्या ये ब्रिटेन का ही जो राजा होगा या रानी होगी वो अपने आप बन जाता है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रमंडल के प्रमुख का चुनाव सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है, ठीक। अब कौन बना है इसको अभी हम आगे चल करके देख लेंगे किसको चुना गया है। तो राष्ट्रमंडल का महत्व क्या है? इसका महत्व ऐसे समझिए कि केवल वे ही देश अभी के समय में इसका हिस्सा नहीं है जो केवल एक समय में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे।
कुछ देशों का नाम लें जैसे मोजाम्बिक, रवांडा, टोगो और गैबोन उन देशों में शामिल हैं जो जिनका ब्रिटिश की कॉलोनी के रूप में इतिहास नहीं रहा है। ठीक, मोजाम्बिक 1995, रवांडा 2009, टोगो 2022 और गैबोन 2022 में शामिल हुए। तो इतिहास उनका उनसे अलग है। जब एक रिसर्च की गई, ये पता किया गया कि आखिर क्यों ये देश इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि कई सारे ऐसी वैल्यूज हैं जो ये ब्रिटेन के साथ या कॉमनवेल्थ के अन्य देशों के साथ साझा करते हैं। ठीक, इसके अलावा राजनयिक और सांस्कृतिक प्रभाव का भी एक उपयोगी नेटवर्क है, ये जो सदस्य देशों का एक ग्रुप है। ठीक, तो ऐसे में इसमें शामिल होना इनके लिए लाभकारी है। बाकी देशों के साथ बार्गेनिंग करने में आसानी होगी। अगर छोटे देश हैं और अलग से ही बैठे रहेंगे तो इनकी बात फिर कैसे विश्व के पटल पर सुनी जाएगी। ठीक, इसके लिए भी एक उपयोगी एक तरीके से इनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अंग्रेजी का महत्व भी पूरे विश्व में विज्ञान तकनीक हो या फिर एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में हो, पता चला इन देशों के अंतर्गत ही रिसर्च के बाद कि अंग्रेजी के महत्व को ध्यान में रखते हुए भी फिर ये जो देश हैं इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो शामिल हो भी गए। ठीक है, अब बात करें एलिजाबेथ और राष्ट्रमंडल के आपसी संबंधों के बारे में, तो इसका एक लंबा इतिहास हमने चर्चा कर ली। इसकी शुरुआत हमें दिखाई देती है जब एलिजाबेथ अपना 21वां जन्मदिन मनाती हैं, तो वो रेडियो पर एक भाषण देती हैं। उसमें वो कुछ बातें स्पष्ट करती हैं, जहां पर वो कहती हैं कि मैं अपना संपूर्ण जीवन इन देशों के लिए या कॉमनवेल्थ के लिए समर्पित करूंगी, और आई डिक्लेयर बिफोर यू ऑल दैट माई होल लाइफ वेदर इट बी लॉन्ग और शॉर्ट shall be devoted to your service and the service of our great imperial family to which we all belong। यानी वो ये कहती हैं कि मेरा जीवन चाहे छोटा हो चाहे लंबा हो, मैं अपना जीवन कॉमनवेल्थ और अपने देश के लिए समर्पित करती हूँ। जो एक राजशाही हमारे देश ने एक तरीके से हमारे देश का महत्व और गौरव रहा है, उसको मैं पूरा करूँगी। तो इसको ही फिर कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पर उन्होंने लगाया हुआ है उनकी मृत्यु के बाद, और एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके महत्वपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हुए। ठीक है, अब इतिहास में उनके पास कई सारे संवैधानिक कर्तव्य जरूर रहे हैं उस पूरे दौर में। कई सारे देशों की उन्होंने यात्राएं की हैं कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष रहते हुए, और कई सारे देशों में कई अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं। मतलब एक औपनिवेशिक इतिहास अपनी जगह पर है, लेकिन उनकी वेबसाइट बताती है कि उनका कितना ज़्यादा उसमें महत्व रहा है। तो संवैधानिक कर्तव्य में जैसे नई सरकारों कानूनों का अनुमोदन करना, राजकीय सम्मान प्रदान करना, खासकर उन देशों में जहाँ पर इनको संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है या फिर राष्ट्र का प्रमुख बनाया गया है, और कुछ अधिकारियों की नियुक्ति। हालांकि वर्तमान समय में इनका कोई वैसा योगदान नहीं है या फिर कोई वैसा रोल नहीं है देशों के आंतरिक राजनीति में। लेकिन अगर हम 1975 के आसपास की घटना देखेंगे, 1975 में कई देश ऐसे थे जहां पर इनके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लें तो वहां पर इन्होंने एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया था, और उनकी संसद के बीच में कुछ ऐसा डेडलॉक बन जाता है जहां पर वे उस समय मौजूद प्रधानमंत्री को पद से हटा देते हैं, और जो विरोधी पार्टी है उसके अध्यक्ष को वहां पर प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो इसके बाद उन देशों में इस बात का विरोध शुरू हो जाता है कि किसी दूसरे देश के द्वारा जो वहां पर राष्ट्र का प्रमुख बना हुआ है, क्या हमें उसको वहां पर परमिशन देनी चाहिए या नहीं। इसी तरह का एक विरोध हमें जमैका की तरफ से भी देखने को मिला, जहां ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जब ये काम शुरू हुआ था, एक तरीके से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसके बाद जमैका ने इनको कई बार आधिकारिक रूप से पत्र भी सौंपे और इस बारे में कहा कि इनको इंटरफेयर करना चाहिए ब्लैक लाइव्स को लेकर के। ठीक, यानी काले या अश्वेत कहे जाने वाले लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए, उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा घटनाक्रम तो ऐसे बढ़ा, तो आज कई सारे देश ऐसे हैं जो इससे अगर आज़ाद होना चाहें भी तो किस तरह से वो आज़ाद हो सकेंगे, इसको भी हम देखें, और कुछ आज़ाद हुए भी हैं। तो 1970 के दशक में राष्ट्रमंडल क्षेत्र को छोड़ने की अब हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल तो अपने आप में समूह है ही, राष्ट्रमंडल क्षेत्र को छोड़ देंगे और जो देश का प्रमुख है उसके प्रमुख के रूप में चाहे वो खुद का प्रमुख चुन ले, चाहे खुद का राजा चुन ले। तो 1970 का दशक था जब डोमिनिका, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैको इन देशों ने राष्ट्रमंडल क्षेत्र को छोड़ने का निर्णय लिया, और रानी को जो राज्य के प्रमुख के रूप में वो मौजूद थी उनको उस चीज से हटा दिया गया। 2021 में बारबाडोस ने भी ऐसा ही किया। अब जमैका में भी ऐसी ही मांग आ रही है। बारबाडोस ने अपनी स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ मनाई और औपनिवेशिक अतीत को उन्होंने एक तरीके से भुलाने की बात कही। अब अगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही डिमांड आ रही है, तो कनाडा को अगर इन्हें हटाना है संवैधानिक पद से तो कैसे हटाएंगे, तो संविधान संशोधन की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह की जरूरत पड़ेगी। इसके पहले 1999 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एक जनमत संग्रह कराया भी गया था, लेकिन वहां पर जो उसका रिजल्ट आया वो इसके पक्ष में आया कि उनको संवैधानिक प्रमुख के रूप में रानी को बने रहने देना चाहिए। इसके बाद फिर वो बनी हुई है।
अगर दोबारा से ऐसी मांग चूंकि इस वक्त फिर से उठती दिख रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर किया जाएगा तो इसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता होगी। ठीक, कारण क्या बताए गए हैं राष्ट्रमंडल क्षेत्र को छोड़ने के? पहला तो ब्रिटेन की जो प्राथमिकताएं हैं और आज के समय जो देश है उनकी प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग हैं। शुरुआत में ब्रिटेन की प्राथमिकताएं अगर हम कहें कि औपनिवेशिक साम्राज्य को बनाए रखने से संचालित हो रही थी, तो आज के समय में भी अगर हम इनको देखेंगे तो भिन्नताएं आई हैं, लेकिन आज के समय भी सांस्कृतिक भिन्नताएं तो है ही, सांस्कृतिक विभाजन तो है ही, और औपनिवेशिक अतीत को भी लोग जो देश है आने वाले समय में छोड़ने की बात कर रहे हैं। हमने भारत के स्तर पर भी देखा, हमारा देश भी औपनिवेशिक अतीत को भुलाना चाह रहा है और भुलाने की ओर प्रयास कर रहा है। ठीक, तो बाकी के देश भी इस चीज को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब सवाल यह है कि नया अध्यक्ष कौन बना है या बन सकता है? तो नया अध्यक्ष इसके लिए चुन लिया गया है जो तो किंग चार्ल्स III इनको ही इसका हेड कॉमनवेल्थ का चुन लिया गया है। और एक तरीके से जो चुनाव हुआ है वो आज के समय नहीं, 2018 में ही इसके बारे में बातचीत हो गई थी। तो एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद इनको एक तरीके से इसका हेड मान लिया गया है। वेबसाइट पर भी अपडेट हो चुका है इनका जो कार्य है वो क्या है, एक तरीके से सिंबॉलिक इनकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इनका जो एक तरीके से कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, पूरे लाइफ टाइम भी हो सकता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो अध्यक्ष है इसका वो एक तरीके से वंशावली के आधार पर नहीं चुना जाएगा, बल्कि इसके जो सदस्य हैं वो तय करेंगे कि कौन सा व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनेगा और अपने ही देशों के अंतर्गत से एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो आज के समय अगर इस टॉपिक को हम कंक्लूड करें तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि कॉमनवेल्थ की प्रासंगिकता जो कि इसकी औपनिवेशिक समय के साथ इसकी जड़ें जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, इसकी प्रासंगिकता अगर बनी हुई है तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस औपनिवेशिक साम्राज्य के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था के बाद आज ये किस तरीके से प्रासंगिक होगा इस पर सवाल किया जाना चाहिए, और सवाल किए भी जा रहे हैं, देश इसको छोड़ भी रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि अगर ये प्रासंगिकता अपनी रखता है, इसका कोई बहुत महत्व समझ में आता है, तभी देश इससे जुड़ पाएंगे, अन्यथा एक औपनिवेशिक काल की विरासत को आने वाले समय में नई पीढ़ियां आगे लेकर के शायद ही चल पाएंगी। ठीक, तो अभी किंग चार्ल्स III ने एक संबोधन भी दिया था राष्ट्रमंडल देशों के नाम, जहां इन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की थी और अपने आप को, अपने द्वारा किए जाने वाले भविष्य के कामों को पहले से ही कहा है और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वे आने वाले समय में जैसा कि महारानी एलिजाबेथ II ने कार्य किए कॉमनवेल्थ और इन देशों के लिए, वैसा ही वो भी करते रहेंगे। सवाल क्या बना? सवाल देख लीजिए, पहले प्रीलिम्स वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राष्ट्रमंडल देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित भारत और चीन भी शामिल हैं। दूसरा, गैबोन और टोगो वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल में शामिल हुए। और तीसरा, यूनाइटेड किंगडम का सम्राट राष्ट्रमंडल देशों का स्वघोषित अध्यक्ष होता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 या फिर उपरोक्त सभी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको इस सवाल का जवाब देना है। अब मेंस वाला सवाल देख लें। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद राष्ट्रमंडल का उत्तराधिकारी कौन होगा? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के गठन के उद्देश्यों पर विचार करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में इसे भी आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं, चूंकि जो इससे संबंधित डायमेंशन हो सकते हैं हमने उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।